हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर या फिर ट्रांसफर ऑफ रिस्क के ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जिन भी बच्चों को इस सीरीज के या फिर इस कंप्लीट सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे पेमेंट करके नोट्स परचेज कर सकता है 9667836336। और एक बात और ध्यान से सुन लेना भाई, ये नंबर या तो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए या फिर पेमेंट के लिए। कई बच्चे इस पर कॉल करके क्वेरी पूछने की कोशिश करते हैं, ये नंबर मेरे पास नहीं है और सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं तो क्वेरीज भी मैं ही सोल्व कर सकता हूं उस सब्जेक्ट की। तो इस नंबर पे आप क्वेरी पूछोगे उसका कोई भी रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जिसके पास ये नंबर उसके पास नॉलेज ही नहीं है इस सब्जेक्ट की। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां पे हम बात करेंगे पूलिंग के ऊपर। पहली बात तो ये पूलिंग क्या होता है, ठीक है। रिस्क पूलिंग जो होता है ना वो एक तरह से एक फॉर्म है किस चीज का, रिस्क मैनेजमेंट का। आई बात समझ में? चलो समझते हैं रिस्क पूलिंग को फिर। तो रिस्क पूलिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट दैट इज यूजुअली एम्प्लॉयड इन द इंश्योरेंस मार्केट। जो कहां पे होता है? इंश्योरेंस मार्केट में। हम सब जानते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं इंश्योरेंस मार्केट काम कैसे करता है इसके ऊपर। देखो, हम लोग अपने अलग अलग रिस्क से बचने के लिए कहीं ना कहीं इंश्योरेंस लेते हैं ताकि हमारा रिस्क ट्रांसफर हो जाए। जैसे मान लो मैं बहुत बात करता हूं इस चीज के ऊपर, किसी को अपने लाइफ का डर है तो वो लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, किसी को अपनी हेल्थ का डर है, फिर अपनी फैमिली की हेल्थ का डर है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, किसी को अपनी गाड़ी के चोरी का या फिर क्या नाम है खराब होने का, या फिर मान लो किसी ने एक्सीडेंट हो गया उसके क्लेम का डर है तो वो इंश्योरेंस क्लेम करवाता है। किसके लिए? व्हीकल्स के लिए, ठीक है, इनकी व्हीकल क्लेम लेता है वो। तो हम अलग अलग तरह के अनसर्टेनिटी और रिस्क से बचने के लिए क्या लेते हैं? अलग तरह के इंश्योरेंस लेते हैं। अब उसके लिए काम करता है इंश्योरेंस मार्केट। अब बात यह आती है कि भैया इंश्योरेंस कंपनीज के पास इतना सारा पैसा आता कहां से है कि वो इतने बड़े बड़े क्लेम सॉल्व कर देती है कि कोई प्रीमियम दे रहा है 1000 रुपए का, 500 रुपए का, 900 रुपए का, लेकिन क्लेम दे रहा है 50 लाख का, 1 करोड़ का। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक बात बताओ, मान लो मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और मेरे से बहुत से लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा होगा, ठीक है। मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं 1000 लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और उनका प्रीमियम है 1000 रुपए पर मंथ का प्रीमियम है 1000 रुपए। तो कितना पैसा होगा उनके पास? एक के आगे 6 जीरो यानी कि 10 लाख रुपए, है ना। ये अमाउंट एक इंश्योरेंस कंपनी से पहुंच गया, एक महीने के अंदर पहुंचा ये अमाउंट, ठीक है। और क्या 1000 में से 1000 लोग एक साथ एक्सीडेंट हो जाएंगे? ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो 1000 लोगों में से कुछ ही लोगों का, तो मान लो अगर अनसर्टेनिटी आई तो कुछ ही लोगों की जिंदगी में आएगी, ठीक है। तो उनके पास तो इतना सारा फंड इकट्ठा है तो वो किसी को भी आराम से क्लेम प्रोवाइड कर सकते हैं किसी बड़े अमाउंट का। आई बात समझ में? तो इसे बोलते हैं पूलिंग मेथड कि एक चंक ऑफ अमाउंट यानी कि छोटा मोटा पैसा जाता है सबकी जेब से, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है तो उनके पास एक पूल ऑफ मनी यानी कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड है इंश्योरेंस की, लेकिन उसका क्लेम कुछ ही लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी कुछ ही लोग साथ होती है, ठीक है। तो उन्हें आराम से क्लेम प्रोवाइड करवा दिया जाता है उस अमाउंट का। आई बात समझ में? क्योंकि हम तो सिर्फ एक रिस्क से बचने के लिए काम कर रहे हैं ना। आई बात समझ में? कोई तो हम ये थोड़ी सोचते कि मेरा एक्सीडेंट हो ही जाए, मेरी गाड़ी खराब हो ही जाए, ठीक है, मेरी फैमिली में किसी की हेल्थ खराब हो ही जाए जिससे कि मैं उसका क्लेम ले सकूं। नहीं, वो तो सिर्फ हम एक रिस्क को कवर करने के लिए लेते हैं। आई बात समझ में? और इंश्योरेंस कंपनी के पास लेकिन इन तरह के जो रिस्क है उनका पैसा बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो आराम से किसी भी क्लेम को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं पूलिंग मेथड। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो इस लॉ को ध्यान रखना। लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है? इन रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, जब बहुत सारे इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं, इसके ऊपर जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ना फिर कुछ डीप में समझाऊंगा, वो समझाऊंगा बिल्कुल सीरीज खत्म होने के बाद, ठीक है। कुछ वीडियो जरूर बनेगी, ये लगा लो 4 या 5 जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो इन रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विद प्रोबेबिलिटी पी, जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पी है। मतलब क्या? मैं बार बार एक ही इंडिपेंडेंट ट्रायल को रिपीट कर रहा हूं ऑफ पी ऑफ सक्सेस, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी पी है सक्सेस होने की इन मोर देन ए फिक्स्ड अमाउंट, जो एक फिक्स्ड अमाउंट से क्या हो? ज्यादा हो। जो फिक्स्ड अमाउंट क्या है? अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां तो 0 से बड़ा हुआ है फिर 0 के बराबर होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। कन्वर्जेस टू 0, 0 होने की तरफ बढ़ेगा एज अ नंबर ऑफ ट्रायल्स एन, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स एन होंगे गोस टू इंफिनिटी, अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स इंफिनिटी को अचीव करने की कोशिश करें, यानी कि जब मैं ट्रायल अनगिनत करते जा रहा हूं, रुक ही नहीं रहा, एक तरह से मैं ट्रायल्स में इंफिनिटी को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कन्वर्ज जाएगा फॉर एवरी पॉजिटिव अल्फा, हर एक पॉजिटिव अल्फा के लिए। तो ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। आई बात समझ में? 2 चीज समझी, वो क्या? पूलिंग मेथड क्या होता है और लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या होता है।
ठीक है, इसी तरीके से ना इंश्योरेंस कंपनीज अपना अमाउंट इकट्ठा करती हैं और उन्हें क्लेम प्रोवाइड करती है, और वो सिर्फ अमाउंट इकट्ठा ही नहीं करती, उन अमाउंट को इन्वेस्ट भी करती है अलग अलग जगह। आई बात समझ में? अब हम करते हैं इंश्योरेंस को लेके कंज्यूमर को कैसी सोच रखनी चाहिए और वो उसे कैसे एक अच्छा इंश्योरेंस चूज करना चाहिए। अब उन चीजों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में भी, और आने वाली अगली वीडियो में हम सिर्फ इंश्योरेंस के ऊपर बात करेंगे। तो समझते हैं हम इसे। अब पहले एक टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ रिस्क। ट्रांसफर ऑफ रिस्क क्या होता है वो मैं पहले ही बात कर चुका हूं पिछली वीडियो में। अब थोड़ा डीप में पढ़ते हैं इस चीज को। देखो, ट्रांसफर ऑफ रिस्क का मतलब क्या है कि जो रिस्क मेरे ऊपर है उसी रिस्क को किसी और बंदे पे ट्रांसफर कर देना। जिसे याद होगा आप लोगों को पिछले उसमें वीडियो में एग्जांपल दिया था कि कॉन्ट्रैक्टर है, सपोज करो उसने ठेका लिया बिल्डिंग बनाने का, तो उसने कहा कि उसके पास एक रिस्क क्या है, कहीं रॉ मटेरियल लेट ना हो जाए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल लेट हो गया तो क्या कर देगा, उसकी जो बनाने का टाइम उसे मिला हुआ है उसमें भी लेट हो जाएगा, और कहने के इसके ऊपर क्या लगेगा, फिर फाइन लगेगा, तो उसे कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा। आई बात समझ में? तो उसने क्या किया कि उसने पता है क्या बोला कि कोई लेट ना हो जाए, उसने क्या कर दिया, उसने वो रिस्क ट्रांसफर कर दिया। उसने भी अगले कॉन्ट्रैक्ट मान लिया किनके साथ, जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, सप्लायर्स के साथ। उन्होंने बोला कि अगर तुमने इस टाइम से लेट किया सामान को भेजने में, अगर तुम्हारी वजह से काम में रुकावट आई या दिक्कत आई या फिर काम रुक गया, तो वो पैसा तुम्हें पे करना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ रिस्क, जो रिस्क को ट्रांसफर कर दिया। कहा कि चलो अब ये मैटर तो सुलझ गया, अब वो खुद ही टाइम पे भेजेगा, और अगर उसने टाइम से लेट किया तो फाइन वो भरेगा। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ रिस्क। जब भी हम रिस्क ट्रांसफर इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मली और इनफॉर्मली, जब भी हम फॉर्मली या फिर इनफॉर्मली ट्रांसफरिंग द कंसीक्वेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर रिस्क, जब किसी भी रिस्क के, किसी पर्टिकुलर रिस्क के कंसीक्वेंसेस को यानी कि प्रभाव को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, वेयर द पार्टी में भी हाउसहोल्ड, पार्टी हाउसहोल्ड भी हो सकती है, ठीक है, पार्टी हमारी कम्युनिटी भी हो सकती है, पार्टी हमारी एंटरप्राइज कंपनी भी हो सकती है। बाय ट्रांसफरिंग रिस्क को ट्रांसफर करके द पार्टी इफेक्टिवली रिड्यूसेस देयर रिस्क, वो अपने रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूसेस देयर एक्सपोजर टू सर्टेन रिस्क, कि जो भी उनको दिक्कत आ सकती थी उनको क्या करते हैं, वो रोक देते हैं, ठीक है। एंड ट्रांसफर्स द पोटेंशियल कंसीक्वेंसेस, वो ट्रांसफर कर देते हैं पोटेंशियल कंसीक्वेंसेस टू अनदर एंटाइटी, दूसरे पीपल्स को, दूसरे लोग को, दूसरी कंपनीज को। आई बात समझ में? इसे बोलते हैं रिस्क ट्रांसफर करना। अब समझते हैं रिस्क ट्रांसफर के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स, ठीक है, जिसमें से पहला क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। अब एक तो आ गया हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। अब बात आई भैया इस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, वो तो समझते हैं। देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि रिस्क ट्रांसफर जब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाए पहले से, ठीक है। जब भी हम कोई, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि हमने कोई एग्रीमेंट साइन करवाया है किसी बंदे से, ठीक है। अगर मैं इसको देखो, एक तो अगर मैं सीए स्टूडेंट समझाऊं आपको बात, ठीक है, कि अगर कोई बंदा अगर सीए कर रहा है, सीए अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है क्या होता है लॉ के अकॉर्डिंग, कि जब किसी कोई बंदा एग्रीमेंट भी हो और उसकी एक्सेप्टेंस भी हो, यानी कि मैं कोई एग्रीमेंट रखूं किसी के सामने और वो एक्सेप्ट भी कर लिया जाए, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से अगर वो अनलॉफुल नहीं है, ठीक है, तो उसे लीगल माना जाता है, तो उस केस में हम केस भी कर सकते हैं, यानी कि लॉ फर्म्स के पास भी जा सकते हैं और उसमें केस भी कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट क्या होते हैं, रिस्क ट्रांसफर थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व्स द इंक्लूजन ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजंस, जहां पे हम अलग तरह के प्रोविजन रखते हैं, यानी कि अलग तरह के बातें रखते हैं कि भाई ऐसा होगा तो ये करना है, ऐसा होगा तो ये करना है, अगर आपने ये कर दिया तो आपको ये पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे जहां पे हम बात करते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, प्रोविजंस और क्लोजेस इन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, और एग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टीज। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारी फर्म्स पार्टनरशिप फर्म होती है, या फिर कंपनीज एक्ट होता है, अगर किसी ने कंपनी बनाई है तो उसे कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, किसी ने पार्टनरशिप फर्म बनाई उसे पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, कॉन्ट्रैक्ट है और एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टीज के बीच में, ताकि कल को कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो वो उस एग्रीमेंट के अंदर लिखे हुए क्लॉज के तहत उसे हम लोग सोल्व करेंगे। अब आते हैं आगे, दूसरा क्या होता है इस ट्रांसफर का मेथड, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस सब जानते हैं कि एक अच्छा तरीका है किसी भी रिस्क को ट्रांसफर करने का, इसके ऊपर तो मैं पहले ही बात कर चुका हूं। तो इंश्योरेंस कैसे करते हैं, रिस्क ट्रांसफर थ्रू इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग द फाइनेंशियल बर्डन, अपना फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है, किसी कंपनी को ट्रांसफर कर देना, ऑफ पोटेंशियल लॉसेस, कुछ लॉसेस का, टू एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देना। आई बात समझ में? इसलिए हम अलग अलग कामों के क्या लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, ताकि हम अलग अलग तरह के अनसर्टेनिटी के रिस्क से बच सके। अब आता है इंश्योरेंस चॉइस। इंश्योरेंस चॉइस कुछ बातों पर डिपेंड करता है। पहला, कवरेज नीड्स, आपको किस किस चीज की कवरेज चाहिए।
कवरेज यानी कि लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। सबसे बड़ा होता है कि कवरेज, मतलब आपको किसी से कवरेज चाहिए। मैं इसे बढ़िया मानता हूं कि आपको जब कोई भी इंश्योरेंस लो, आपके पढ़ने का मोटिव नहीं कि सिर्फ आपको आज जाके एग्जाम लिख के आना है, नहीं, इसको आप लाइफ में कैसे यूज करोगे आपको ये भी समझना होगा। जैसे मान लो कल को आप भी बड़े होंगे, ठीक है, आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया तो आपको ये तो देखना है कवर क्या क्या है, आपको ये जरूर देखना है कवर क्या नहीं है। जैसे मान लो कि मैं लाइफ इंश्योरेंस लिया, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये कवर नहीं, कि अब कोविड से अगर आपकी डेथ हुई तो ये कवर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोविड से डेथ हुई तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरी फैमिली को, मुझे बोल रहा हूं, मुझे तो यूं भी कुछ नहीं मिलना, मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? क्या होता है अनकवर्ड। तो आपको कवरेज पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर है और क्या क्या चीजें कवर्ड नहीं है। जैसे मान लो मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, तो गाड़ी के इंश्योरेंस में क्या आ गया कि भाई आपकी गाड़ी में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम उसका क्लेम कर देंगे, लेकिन अगर गाड़ी चोरी हुई तो उसका क्लेम नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, एक आपको पता होना चाहिए कि कल को आपकी गाड़ी उठ गई तो उसका कोई भी क्लेम आप कंपनी पे जाके नहीं कर सकते। तो क्या क्या कवर है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जहां पे क्या नाम है नेचुरल डेथ कवर नहीं होती है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है, ठीक है, उसे बोलते हैं कवरेज नीड्स। दूसरा पॉलिसी लिमिट। पॉलिसी की लिमिट कहां तक है, मतलब पॉलिसी आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस में ऐसे भी देखे हैं जो बीमारी है वो कवर करवाते हैं अलग अलग तरह की, आई बात समझ, उसे बोलते हैं पॉलिसी लिमिट्स। तीसरा प्रीमियम्स के हिसाब से, कि देखो आप जितनी चीजों को कवर करवाओगे, आप जानते हो कि प्रीमियम आपको मैक्सिमम ज्यादा पे करना पड़ता है। प्रीमियम समझते हो ना आप सब लोग, क्योंकि देखो जब भी हम कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो हम ना एक प्रीमियम अमाउंट भरते हैं उस चीज का, ठीक है, कि ताकि वो हमें एक टाइम पे उस चीज का क्लेम दे सके। चाहे वो गाड़ी का क्लेम हो उसका प्रीमियम जाता है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो उसका प्रीमियम जाता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो उसका प्रीमियम जाता है। तो अलग चीजों का क्या होता है, प्रीमियम जाता है ऐसी कंपनीज को। तो प्रीमियम्स भी काफी वो होते हैं कि हमें कौन सा क्लेम लेना चाहिए, ठीक है, इंश्योरेंस। तो इसमें प्रीमियम का बहुत फर्क पड़ता है। अब कोई मान लो कि पुअर फैमिली से है या फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, तो वो ऐसे प्रीमियम चूज करता है जो मतलब ऐसे इंश्योरेंस चूज करता है जिनका प्रीमियम क्या हो, लो हो, जिसकी कॉस्ट लो आए। चौथा इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स। इंश्योरेंस प्रोवाइडर कौन है? अब कोई ऐसी कंपनी है जो नई नई आई है, जिसका कोई स्टेटस नहीं है, जिसका यही नहीं पता कि वो चलेगी नहीं चलेगी, क्या पता वो डूब जाए, क्या पता वो क्लेम ना प्रोवाइड कर पाए, तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर पे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो आपने सुना होगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, है ना, तो वो काफी अच्छी कंपनी है, LIC काफी फेमस कंपनी है, ठीक है। या फिर सहारा, बीच में तो काफी मतलब वो सब डूब गई, पता नहीं जो भी हुआ, ठीक है, ये भी कुछ जानी मानी कंपनीज थी इनकी लाइफ इंश्योरेंस की। अब तो ऑलमोस्ट हर एक कंपनी, बड़ी कंपनीज इसमें मूवमेंट दिखा रही है अपना। पांचवा पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है आपको पता होनी चाहिए। पता लगा आपने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी एक पर्सन के साथ। मैं मानता हूं कि आपने कोई भी चीज, कोई भी एग्रीमेंट साइन किया है, आपको उसमें पूरी डिटेल में जाना है और आपको हर एक टर्म एंड कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, कितने का कवर आपने करवा रखा है, 1 करोड़ का, 50 लाख का, 2 करोड़ का, वो सब आपको पहले पता होना चाहिए अच्छे से। और वो कैसे मिलेगा, एक साथ मिलेगा या फिर एज ए इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, सब कुछ आपका कवर्ड होना चाहिए। तो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको सब पता होनी चाहिए। 6th एडिशनल बेनिफिट क्या क्या है, मतलब क्या कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है कि कंपटीशन की वजह से आपको एडिशनल फायदे यानी कि बेनिफिट्स पहुंचाती है कि आपको हम ये चीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको हम ये चीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। 7वां कंपैरिजन एंड रिसर्च। जब अलग अलग कंपनीज हमारे पास अवेलेबल है, कंज्यूमर का ये तो बेनिफिट है कि जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो हर एक जो एंटाइटी होती है, फर्म होती है, कंपनीज होती है, ठीक है, वो हमें अलग अलग तरह की गुड्स और सर्विसेज देता है सेम रेट पे बढ़िया फैसिलिटी के साथ। तो हमें कंपैरिजन और रिसर्च करके तब अच्छे से एक टर्म प्लान, इंश्योरेंस प्लान चूज करना चाहिए ताकि इसमें सब कुछ कवर हो और ना मेरा प्रीमियम एक्स्ट्रा जाए। मतलब हमें हर एक चीज जो हम करनी चाहिए वो एक बेस्ट डिसीजन लेना चाहिए अपने रिसर्च के बेस पे और अपने कंपैरिजन के बेस पे। तो ये हमारे 7 पॉइंट थे जिसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर एक इंश्योरेंस को चूज करता है। तो यहां पे हम रोकते हैं इस वीडियो को, अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, और क्या क्या इंश्योरेंस कंपनी में दिक्कतें भी क्या क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। आई बात समझ में? चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, 1 या 2 वीडियो इस चैप्टर के ऊपर और बनेगी, इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है। फिर भी कोई भी डाउट बचे ना, आपका कोई भी क्वेरी बचे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग कांसेप्ट के ऊपर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।